हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आइए आज आपके लिए वही पुराना एसएससी जो आपका जीडी का पेपर होने वाला है, उसके लिए आपका एक टेस्ट रहेगा। आपको 20 में जो आपके जीएस के क्वेश्चन आने हैं 20 नंबर के, उसमें आपको देखना है कि आपकी जो इस प्रैक्टिस सेट है हमारा, इसमें आपका स्कोर क्या होने वाला है। आप अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं। आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपके जीएस के सिलेबस से, वो आप चेक कर सकते हैं। तो आप इसे आपने टेस्ट की तरह इस क्वेश्चन आंसर को जो एमसीक्यू की तरीके से मैं आपको बताऊंगा, इसके तरीके से आप अपने आप को जांच सकते हैं, अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर करें। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के आपके पहले क्वेश्चन के साथ में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक ने निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। इनका एक अभिलेख जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है वो अभिलेख है शिलालेख। इसमें बी ऑप्शन सही है, शिलालेख 12 टोयल। तो इसमें जो आपके बी ऑप्शन दिया है अभिलेख शिलालेख टोयल, लेकिन इनका जो शिलालेख 13 है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग चेक करिएगा कि ये जो 13वां शिलालेख है इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है। आप लोग अगर 12 को भी भूल भी जाओगे जो है तो आपको चल जाएगा, लेकिन इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट अभिलेख है वो है 13वां अभिलेख। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अगर आप एक क्वेश्चन करते हो तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर वो आपको निकालना रहता है। तो आप लोग इसको निकालिएगा कैसे आपके से क्वेश्चन आपसे निकल कर बाहर आता है। तो पहला जो इसका क्वेश्चन है, जो इनके पूर्ण जो धार्मिक इनके समर्पित होते थे वो किस में होते थे, शिलालेख 12 में होते थे। आप लोगों को क्या बताना है कि शिलालेख 13 में किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। आगे आपको लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि कौन सही सम्मिलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो नहीं है तो मतलब चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो सम्मिलित होंगे। तो देख लीजिए, जो आपके सम्मिलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब एक चीज समझ में आ गई कि ये चीजें हमारी सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन सी वाली। ठीक है, तो आप ये चीजें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो चीज सम्मिलित है, जैसे ये इसका है, ये इसका हो गया। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है ये आपको याद हो जाने चाहिए। जब आपको इन तीनों को याद हो जाएंगे तो चौथा क्या कर पाओगे, अपने आप चौथे क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पाओगे। तो ये चीजें होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, आगे लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं कि क्या कहता है। बढ़िया क्वेश्चन अब आपका आया है और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो फटाफट से बता दीजिए वह कौन थे। लाला लाजपत राय। आपके वी ऑप्शन सही हो जाता है। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इस शब्द पे ध्यान कर लीजिएगा, जिससे आपको ये पता चल पाए कि किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। कहीं ऐसा ना पूछ ले कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और आप लोग ठोक के आ जाओ लाजपत राय। तो जो शब्द लिखा है ट्रेड यूनियन, उसको आप लोग समझिए इस शब्द के बारे में। इसके अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर गरम दल एवं नरम दल में विभाजित हो गई थी। एक बार विभाजित हुई, फिर एक बार दोबारा से एक हुई। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि उनका विभाजन का कार्यकाल कब था। तो जो विभाजन का कार्यकाल था वो था सूरत अधिवेशन वर्ष 1907। कब हुआ, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, जिसमें नरम दल और गरम दल दो अलग अलग भागों में विभाजित हुए। एक कब हुए, तो वो आपका लखनऊ का अधिवेशन था 1916 में। तो जब ये पूछेगा कि नरम दल और गरम दल अलग कब हुए, तो आप लगा देना सूरत अधिवेशन 1907 में। अगला
1916 जब लखनऊ का अधिवेशन हुआ और उस समय ये दोनों पार्टियां नरम दल और जो गलम दो विभाग में बटे हुए थे, ये दोनों एक हो गए। उस समय वर्ष क्या था? 1916 लखनऊ अधिवेशन। अगला कोलकाता अधिवेशन 1911, जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली अब हमारी राजधानी होगी और पूर्ण रूप से 22/1912 में ये लागू हो गया था। लाहौर अधिवेशन 1909, 1909 में क्या हुआ था? मार्लियामेंटो अधिनियम आया था। क्या आया था? मार्लियामेंटो अधिनियम 1919 में लाया गया था। तो इनसे आप लोगों ने 4 क्वेश्चन समझे। पहला क्या चीज समझा कि सूरत अधिवेशन 1907 में नरम दल और गरम दल अलग हुए, 16 में वो दोनों एक फिर से हुए, 11 में दिल्ली को राजधानी हस्तांतरित करना चालू हुआ, 12 में पूर्ण रूप से लागू हो गया और 16 में ये 1900 जो 9 दिख रहा है, इसमें आपको क्या हुआ था? मार्लियामेंटो अधिनियम आया था। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे और देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करने वाले ओजोन परत किस मंडल में पाए जाते हैं? सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारी पृथ्वी से पराबैंगनी किरणें आती हैं वो हमारी पृथ्वी तक पहुंचती हैं और जो ओजोन परत है वही पूछ रहा है कि किस मंडल पर पाया जाता है। ओजोन परत से जब होकर निकलती हैं तो वो जो तरंगे होती हैं, प्रसव तरंगे होते हैं, जिससे हम लोगों को हमारी त्वचा को हानि पहुंचती है, वो शोषण होने के बाद में वो पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचती हैं। तो ओजोन परत किस मंडल पे पाई जाती है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो जाता है समताप मंडल। समताप समताप मंडल में पाई जाती हैं ओजोन परत। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन परत किस ओजोन जो पराबैंगनी किरणें हैं वो ओजोन परत से होकर कब गुजरती हैं, किस कहाँ पे? तो समताप मंडल से होकर गुजरती हैं। आगे आगे अगले क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ में। तो दिए गए का प्रयोग करके आप लोगों को समझना है कि किस सूची का किससे प्रयोग किया जाएगा। किर्गिज जापान, बुशमैन अरब सागर, एनु मध्य प्रदेश। तो इन सारे क्वेश्चनों को आपको एक करके आप लोग खुद इसका आंसर दोगे। मैं आपको एक बार कर देता हूं कि आप लोग सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा, मतलब पहले का तीसरा, चौथे का पहला, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, सॉरी पहले का है तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और इसका दूसरा। तो ये आपके तरीके से बैठ गया है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को याद कर लोगे। आगे लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलने वाली है एसएससी जीडी की परीक्षाओं में। क्वेश्चन आप पढ़ो रहोगे तो आपको इजी लगेगा, आप नहीं पढ़ोगे तो आपको टफ लगने वाला है। निम्नलिखित में से किस नदी ने सर्वाधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? निम्नलिखित में से किस नदी ने सर्वाधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? घाघरा, कोसी, गंडक या फिर सोन? तो फट से आप लोग अपना आंसर बताएंगे क्योंकि आपको खुद से इसको जांचना है कि आपकी नॉलेज किस दिशा में है, कहाँ पर है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने मन में दे लेके होंगे तो अच्छा होगा। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। आगे क्वेश्चन नंबर 28, कोलार स्वर्ण खान किस राज्य में स्थित है? बहुत बार ये पूछा गया है कोलार स्वर्ण खान। तो ये जो कोलार की स्वर्ण वाली खान है, गोल्ड की खान है, वो कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन है और आपको अपना ऑप्शन बताना है और ये स्थित है आपका कर्नाटक। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ऐसे ही अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने की जरूरत है। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही सूची 1 से सूची 2 को मिलाना। ये अनुच्छेद ये है तो आपका बाएं हाथ का खेल है। अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायती राज, एकदम करेक्ट आंसर है। पंचायती राज अनुच्छेद 40 में सीधा क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज का संबंध
किस अनुच्छेद से है? तो क्या है? अनुच्छेद 40 से है। काम करने का अधिकार 41। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा 41, अनुच्छेद 41 पहले आ जाते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो मतलब इसमें आपके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ए बी सी डी करेक्ट आंसर आपका ए बी सी डी हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ए बी सी डी, मतलब आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि पहले का पहला वाला 41 में काम करने का अधिकार, 44 में समान नागरिक संहिता और 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो ए बी सी डी आपका ये जो चारों लाइन से दिया हुई थी, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों ने क्या देखा, अनुच्छेद 40, 41, 44 और 48, 4 अनुच्छेद आपके तैयार हो गए। 40, 41, 44 और 48, ये चारों आपको याद हो गए होंगे। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है कि संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 343 से 343 ओ तक तृतीय पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? बहुत ही छोटा क्वेश्चन, पंचायती राज का भाग बताना है और वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, फट से आप कर दोगे भाग 9। इसमें तो गलती होगी नहीं कि पंचायत जो है या नगर पालिका या सहकारिता समिति, वो भाग 9A, 9 में है 9A, 9B, ये तीनों इसी तरीके से रखी गई है। भाग 9 में है पंचायत, 9A में नगर पालिका, B में सहकारिता। तो ये तीनों आपके सीक्वेंस के तरीके से आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। भाग 9 में क्या रखा गया, पंचायत से संबंधित चीज़ों को रखा गया है भाग 9 में, और जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक उसमें दिया गया है पंचायती राज के बारे में। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है कि छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात कारखाने का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? भिलाई जो आपको पता होगा, ये छत्तीसगढ़ का एक कारखाना वहां पर स्थापित किया गया था, और किस देश के द्वारा ये किया गया था, वो था आपका सोवियत संघ, रूस के द्वारा ये किया गया था छत्तीसगढ़ में। आप इकोनॉमिक भी पढ़ते होगे, जब भी पंचायती या पंचवर्षीय योजना पढ़ते होगे, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण किया गया था। बेस्ट क्वेश्चन है, जो आपको बताना है कि जो भिलाई इस्पात कारखाने का निर्माण हुआ, वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। आप लोगों ने ये जान लिया कि जो भिलाई इस्पात कारखाना है, इसका निर्माण छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था साथियों? छत्तीसगढ़ में हुआ था, और ये सोवियत संघ के ने करवाया था। अब आपको बताना है कि ये किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। छोटा सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सदस्य देशों की आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों पर निगरानी रखती है? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। वित्तीय नीतियों पर निगरानी, आर्थिक एवं वित्तीय शब्द को समझोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। सदस्य देशों की आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों पर निगरानी, मतलब आर्थिक पर हो, उसके वित्त पर भी निगाहें हो, तो वो आपको पता हो जाएगा। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यही कार्य है कि उनकी आर्थिक नीतियां, उनकी जो इकोनॉमी है, उस पर ध्यान रखना इनका काम होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम लोग कहते हैं IMF। क्या कहते हैं? IMF। करेक्ट आंसर आपको पता चल गया। अगले लेकर चलते हैं आपको आगे वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 जो आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर के किस प्रणाली में नेफ्रॉन संबंधित है? छोटा सा क्वेश्चन है कि शरीर की किस प्रणाली में नेफ्रॉन संबंधित है? नेफ्रॉन बहुत ज्यादा बार आप लोगों ने इस शब्द को पढ़ लिया होगा, उत्सर्जन प्रणाली। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, और मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर कर ले जाते हैं। ये आपका टेस्ट के तरीके से भी था, लेकिन कर ले जाते हैं आप, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर की किस प्रणाली को नेफ्रॉन संबंधित है, तो हो जाता है
उत्सर्जन प्रणाली। अब ये भी अगला भी क्वेश्चन एकदम चिरकुट सा है, छोटे बच्चे को भी पता होगा कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन होता है, प्राप्त होता है, विटामिन डी होता है। जो हमारी त्वचा में सबसे ज़्यादा इसकी उपयोगिता होती है। तो सूर्य की किरणों में ये बच्चों को पता है, छोटा सा क्वेश्चन था जिससे टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा एसआई मात्रक, छोटा सा क्वेश्चन है। विद्युत धारा किस में नापी जाती है? सबको पता है, न्यूटन वाट इस सब में तो नहीं नापी जा सकती, वो केवल नापी जाती है एम्पियर। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन ये आपका था कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? क्या होगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा साथियों? एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। देखते हैं कि हमारा क्या है। एक आईपी एड्रेस फिर डेड विल संख्या है। अगर आपकी नॉर्मल कहा जाए तो कितनी हो सकती है आईपी एड्रेस की विल संख्या? ये आपका क्वेश्चन है और वो हो सकती है 32। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 32 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त और ग्रुप में इस वीडियो को सेंड करेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को डैश क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को पूछ रहा है, क्या करते हैं? तो ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण कहा जाता है इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को। ठीक है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। ऋणायन फिर डैश द्वारा बनते हैं। क्या बनते हैं ऋणायन से? तो वो बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन। वी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। और अगला जो आपका क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और हैं इस क्लास के आपके। तो पहले आ जाते हैं, देखते हैं 39। निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत बार आप लोग कहते हैं ये अम्लीय वर्षा है, तो उसका कह रहा है कारण क्या है? कारण पूछ रहा है कि क्या है, तो वो हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण हो जाता है वो हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको बहुत ही बेहतरीन, सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? इंपॉर्टेंट क्या लगाओगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लगा देना। बहुत बार पूछता है कि आसियान का सदस्य नहीं है, और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि आसियान का जो है सदस्य नहीं है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और इस आप लोग ये भी बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी है। और अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। फिर हम आपको मिलते हैं अगले टेस्ट में। तो आप लोग, फिर से कह रहा हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपने टेस्ट को रेगुलर देते रहिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ में एक अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ में।